हेलो बच्चों। आइए बच्चों, आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 की फिजिक्स में आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन नियम को बताते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए बच्चों, देखिए वो नियम क्या है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक साइंटिस्ट जिनका नाम है किरचॉफ। उनके नियम और उन्हीं के नियम पर एक व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है, उसका डेरिवेशन यानी प्रूफ। हाँ बच्चों, तो आइए बच्चों आपको आज बताते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। उस नियम को थोड़ा सा स्पष्ट भाषा में समझाएंगे और उसके बाद इन्हीं के नियम का प्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का निगमन करेंगे। हाँ बच्चों, तो आइए आपको हम बताते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है। किरचॉफ बेटा भौतिकी के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम किरचॉफ है बेटा। इन्होंने वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर अर्थात वोल्टेज के संबंध में बेटा दो नियम दिए हैं, जिनको क्रमशः किरचॉफ का प्रथम नियम या बेटा संधि का नियम या बेटा धारा का नियम या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं बच्चा प्रथम नियम को। और द्वितीय नियम को बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम या बंद पास या बंद परिपथ या बंद लूप का नियम, और उसको एक फेमस नाम से जाना जाता है बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम। बेटा यूपी बोर्ड परीक्षा में जो प्रथम नियम है और द्वितीय नियम पूछा जाता है MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा वो है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक बच्चों, ठीक इसी प्रकार किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको भी जाना जाता है एक नाम से ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ बच्चों, तो आइए विशेष ध्यान रहे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, आता है और आएगा भी। वो क्या आएगा बच्चा, बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है किरचॉफ के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे या आप लिखेंगे बेटा कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। हाँ बच्चों, तो आइए थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्या कहता है। एक बार आप हमारे साथ जुड़े और देखें कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है। तो बच्चा देखिए ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है, मेंशन किया है, ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें और आपको सहयोग मिले अपनी परीक्षा की तैयारी में। हाँ बच्चों, तो आइए अविलंब आपको दिखाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो आइए बच्चा देखते हैं। भौतिकी के वैज्ञानिक जिनका नाम किरचॉफ बेटा, इन्होंने वैद्युत धारा I और वैद्युत विभवांतर डेल्टा V या वोल्टता के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किया। बच्चों इनको निम्न नामों से जाना जाता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। तो बच्चों आप बताएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको हम वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, इसको मंडरलाइन कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब बेटा एक बार संक्षेप में प्रथम और द्वितीय नियम को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार आप देखें कि प्रथम नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों जिसको हम KCL नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, KCL किरचॉफ करंट लॉ। ये नियम क्या कहता है बच्चों, ये नियम बताता है कि किसी संधि से होकर गुजरने वाली, यानी किसी संधि से जाने वाली और संधि से होकर आने वाली समस्त धाराओं का जो वैद्युत बीजगणितीय योग होता है, समस्त वैद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा डेल्टा I इक्वल टू होता है कहाँ पे बेटा, संधि पे, कितना बच्चों, 0। अभी आपको हम दिखाते हैं कि संधि क्या है और इसका धारा का योगफल क्या होता है। तो आइए बच्चों ठीक इसी प्रकार आइए द्वितीय नियम दिखाते हैं आपको। द्वितीय नियम ये रहा। ये नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ या लूप या कुछ लोग कहते हैं पास से होकर गुजरने वाली
संपूर्ण वोल्टता का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, अर्थात सिग्मा डेल्टा वी बराबर 0। हाँ बच्चों, एक बार पुनः आपको बता दें, किसी संधि से होकर जाने वाली और संधि से होकर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, ये प्रथम नियम। और द्वितीय नियम बच्चा, किसी बंद परिपथ या किसी बंद पास या लूप से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विभवांतर या संपूर्ण वोल्टता का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? शून्य। आइए बच्चों, आपको किरचॉफ के दोनों नियमों को थोड़ा थोड़ा समझाते हुए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। आइए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आपको किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम 5-5 मिनट के अंतराल में दिखाते हैं। बच्चों नोट करें। हाँ तो बच्चों, आइए, हमने अभी बताया कि किरचॉफ का प्रथम नियम कैसे स्पष्ट करते हैं, आइए दिखाते हैं। यार बेटा, किरचॉफ के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण या स्पष्ट व्याख्या। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम संधि यानी जंक्शन समझा दें। व्हाट इज संधि? संधि यानी जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में जंक्शन कहते हैं। हाँ बच्चों, जंक्शन क्या है? पहले एक लाइन सुन ले। ऐसा स्थान जहाँ पर दो से अधिक रास्ते हों या दो से अधिक परिपथ, दो से अधिक तार, वैद्युत जंक्शन बन वै कुछ भी जुड़ा हो तार से, यानी ऐसी स्थिति में वो जंक्शन कहलाएगा। जैसे बच्चों आप यहाँ देखिए, ये एक बिंदु है, एक तार इधर से आया, दूसरा तार इधर से, और एक तार इधर से निकला, तो ये बेटा जंक्शन बन गया। ये पॉइंट जो है ये जंक्शन बन गया। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। ये तार से बेटा धारा आ रही है I1, इधर से कितनी आ रही है? I2, और यहाँ तार से धारा कितनी निकल रही है? I3। हाँ बच्चा, तो जंक्शन ए पर दो धाराएं आ रही हैं, कौन कौन सी? I1 और I2, और एक धारा निकल रही है जिसका नाम क्या है? I3। जंक्शन मतलब बेटा संधि। ये रहा संधि, बिंदु ए हमारा संधि है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है बेटा, किसी संधि पे आने वाली धाराओं का हमेशा प्लस में लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसको हमेशा माइनस में लिया जाता है। फिर से बता दें, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। अर्थात अगर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं यानी केसीएल नियम से बेटा, तो केसीएल नियम को इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, कि सिग्मा डेल्टा सिग्मा आई एट जंक्शन इक्वल टू कितना बच्चा? 0। अब अभी आपने सुना कि किरचॉफ का नियम बता रहा है कि जो धारा संधि की ओर आएगी धनात्मक, अर्थात I1 प्लस I2, ये दोनों धनात्मक होंगी, और जो संधि से निकल रही है बेटा वो क्या होगी? ऋणात्मक, यानी I3 क्या होगी? माइनस में। अब ऐसी स्थिति में ये माइनस है, इसको इधर लाएं, क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्लस। अर्थात हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर किसके होगा बेटा? I3। अब बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम निम्न प्रकार से भी बताया जा सकता है कि I1 और I2 क्या है बच्चा? आने वाली धाराओं का योगफल, और I3 क्या है? जाने वाली धारा का योग। तो बेटा ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हो किरचॉफ का प्रथम नियम ऐसे कि संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। हाँ बच्चों, I1 प्लस I2 क्या है? संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, जिसको हम कहते हैं बच्चों इनकमिंग करंट। और जो धारा संधि से दूर जा रही है बेटा उसको कहते हैं आउटगोइंग करंट। अर्थात शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है बेटा। क्या है एक बार फिर बता दें, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। फिर से सुन लें कि जो धारा संधि की ओर आएगी वो धनात्मक ले जाएगी, और जो संधि से दूर जाएगी वो ऋणात्मक ले जाएगी। इसी प्रकार बेटा अगर हम यहाँ लिखना चाहें किरचॉफ के प्रथम नियम से, एक जंक्शन आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देख लें। मान लें जंक्शन बी है, यहाँ बेटा 3 तार से धारा आ रही है, और यहाँ से 2 तार ऐसे जुड़े हैं जहाँ से धारा निकल रही है। बेटा मान लेते हैं इसमें आने वाली धारा I1, यहाँ से आने वाली धारा I2, और यहाँ से आने वाली धारा I3, निकलने वाली धारा I4 और I5 है। अब हम बेटा यहाँ लगाएं किरचॉफ के करंट लॉ को यानी प्रथम नियम को, तो आपको केसीएल नियम से क्या मिलेगा? अभी हमने बताया था कि संधि से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। तो सिग्मा I इक्वल टू 0, I
अभी बताया गया बेटा कि जो धारा संध की ओर आएगी वो धनात्मक, संध की ओर आने वाली वैद्युत धारा, जो धारा संध की ओर आएगी वो क्या होगी बच्चों, धनात्मक। ठीक इसी प्रकार जो संध से दूर जाएगी, दूर जाने वाली वैद्युत धारा क्या होगी बच्चों, ऋणात्मक। तो आइए बच्चों आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी नियमानुसार हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। आई बेटा सिग्मा इक्वल टू 0 है, आई सिग्मा है कितना, I1 प्लस में I2 भी बच्चों प्लस में I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस इज इक्वल टू 0। फिर पूछा जाए आपसे कि I1 I2 I3 क्यों धनात्मक लिया, क्योंकि संध की ओर आ रही है वो धनात्मक है। I3 I4 के अलावा I4 I5 जो है बेटा संध से दूर जा रही है, इसलिए दोनों क्या हैं, ऋणात्मक। अब बेटा दोनों ऋणात्मक को इस बगल कर दे तो हमको मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इजकल टू I4 प्लस I5, अर्थात इनकमिंग करंट जो होगा हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अब बच्चों ये रहा किरचॉफ के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण। इसको विशेष रूप से सुन ले फिर से, जो धारा संध की ओर आएगी वो धनात्मक, जो संध से दूर जाएगी वो क्या होगी बेटा, ऋणात्मक। ओके, अब आइए आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम समझाते हैं, फिर आपको हम किरचॉफ के दोनों नियमों का प्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का डेरिवेशन कराएंगे। आइए एक बार आप इसको देख लें, फिर हम आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम समझाते हैं। ठीक बच्चों, नोट करें इसको। हाँ तो बच्चों आइए, जैसे प्रथम नियम को हमने स्पष्ट बताया है, ठीक उसी प्रकार द्वितीय नियम को स्पष्ट बताते हैं। देखिए ध्यान दिए बच्चों, किरचॉफ के द्वितीय नियम की स्पष्ट व्याख्या। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है बेटा, किसी भी बंद परिपथ या बंद पास या बंद लूप से होकर जाने वाले समस्त वोल्टेज का योगफल कितना होता है, 0। हाँ बच्चा एक बार फिर से बता दें, किसी भी बंद लूप या बंद पास या बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विभवांतर का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, 0। हाँ बच्चों, तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसको हम केवीएल नियम से जानते हैं। आइए बच्चों इस नियम की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। पहले आपको बता दिया जाए कि इस नियम का आप प्रयोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए बेटा आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, पहले सर्किट से ही समझाएंगे आपको। ध्यान दीजिए, एक वैद्युत परिपथ का सर्किट लेते हैं। जैसे आपने लिया, ये एक प्रतिरोध तार है, यहाँ बेटा हमने दूसरा प्रतिरोध तार लगाया बच्चों, यहाँ फिर हम लोग आए और एक यहाँ हमने सेल लगाया, फिर आगे हम चले एक वैद्युत प्रतिरोध लगाए, फिर आए बच्चा हम लोग यहाँ पर पहुँचे और इसके पश्चात हम लोगों ने एक सेल और इस परिपथ में जोड़ दिया। हाँ बच्चों, ये रहा आपका सर्किट। ठीक बेटा, क्या ये बंद परिपथ है? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल है। पहले हम बेटा इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। मान लेते हैं ये जो बंद परिपथ इसका नाम ABCD। बेटा यहाँ 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। मान लेते हैं पहले प्रतिरोध का परिमाण R1, दूसरे का R2, तीसरे का कितना है बेटा R3। और यहाँ जो पहली सेल जुड़ी है इसका वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं। ये जो दूसरी सेल जुड़ी है उसका विद्युत वाहक बल E2 मान लेते हैं। बेटा ये एक बंद परिपथ है जिसमें सब कुछ मेंशन है। आपको बताएं पहले कि वोल्टेज किससे किससे मिलता है। आप ओम का नियम जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आपको बता दे बेटा, डेल्टा V बराबर होता है IR, यानी धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा बच्चों वो भी वोल्टेज के बराबर होगा। ये है किरचॉफ ओम जी का नियम। और बेटा IR, ठीक। अब आगे चलते हैं। दूसरा आपका जो सेल है उसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी वोल्टेज देता है, अर्थात वोल्टेज जो दूसरी जगह से मिलेगा वो सेल के विद्युत वाहक बल इनसे प्राप्त होगा। हाँ बच्चों, इन्हीं दोनों से प्राप्त होगा वोल्टेज। और ध्यान रहे किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि आप कैसे इसका यूज करेंगे। ध्यान दीजिए द्वितीय नियम का। तो देख बेटा, हम सबसे पहला नियम, सबसे पहले हम किसी दिए गए परिपथ में, बंद परिपथ में
आप किसी एक सेल से वैद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे, वो सेल चाहे जो हो, प्रयास ये रहे कि सेल में जो धारा प्रवाह करा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप बंद परिपथ का चुनाव करेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ दो सेलें हैं, पहली सेल से जो विद्युत भाग बल E1 है, दूसरे का E2। अब मान लीजिए आप क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बेटा हम घड़ी की सुई की दिशा में चले तो किसी एक सेल से वैद्युत धारा का प्रवाह कराएं। तो मान लीजिए ये हमारा सेल E1 और E2 में से हम सेल E1 से वैद्युत धारा का प्रवाह करा रहे हैं। तो बच्चों याद रहे, धारा प्रवाह जब भी आप कराइए किसी भी सेल से, वो हमेशा याद रखिए धारा प्रवाह ऋण टर्मिनल से किधर बच्चों, धन टर्मिनल की ओर होना चाहिए। हाँ बेटा, ऋण से धन की ओर, ऋण से किधर, धन की ओर। ऋण कौन होगा, जो छोटी लाइन आपको सेल में दिखेगी ऋण प्लेट होगी, और जो बड़ी लाइन दिखेगी वो क्या होगी, धन प्लेट। ये रही ऋण प्लेट, ये रही धन प्लेट। अब यहाँ देखिए आप लोग, इसमें सेल में यहाँ भी है, यहाँ भी एक बड़ी एक छोटी है, यहाँ भी एक छोटी और एक बड़ी है। तो किसी एक सेल से हम धारा प्रवाह करा लेते हैं। तो आइए हम मान लेते हैं E1 से धारा प्रवाह करा रहे हैं, और हमने जो E1 से धारा प्रवाह कराया बेटा मान लेते हैं I एम्पियर। अब ध्यान रहे पहले कि धारा कहाँ कहाँ एक जैसी होती है, जहाँ जंक्शन न मिले वहाँ धारा समान होगी, जहाँ जंक्शन मिलेगा वहाँ धारा बढ़ जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ I एम्पियर धारा दे रहे हैं। यहाँ से ये आपका ऋण प्लेट है, ऋण से धन की ओर हम I एम्पियर धारा दिए। अब परिपथ में हम आगे बढ़े, यहाँ देखिए क्या कोई जंक्शन यानी संधि है, नहीं है बच्चों। हम D पे पहुँचे, D से आगे चले, यहाँ भी कोई संधि नहीं है, यानी यहाँ आने वाली धारा कितनी होगी बेटा, I। अब यहाँ पहुँचे हम, यहाँ भी आने वाली धारा कितनी होगी, I। यहाँ से वापस आएंगे तो कितनी धारा लेंगे बेटा, I मिलेगी। और ध्यान रहे सेल के एक टर्मिनल से जितनी धारा दी जाती है वापस उतनी दूसरे से ली जाती है। तो बेटा आइए, अब आपने संधि में धारा प्रवाह करा दिया। अब हम लूप बनाएंगे धारा के अनुदिश, अर्थात धारा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज दिशा में बनाएंगे, एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक। बेटा ये रहा आपका, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो मान लीजिए हमने लूप बना लिया, और लूप भी ठीक उसी दिशा में बनाए जिधर धारा जा रही है। इसी को कहा जाता है लूप, ये धारा की दिशा में। ठीक बेटा, अब आते हैं धारा की दिशा में नियम क्या है। अब ध्यान दीजिए, वोल्टेज अदिश राशि है बेटा, ये परिमाण पर निर्भर करती है, और वोल्टेज कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेना है विशेष ध्यान रहे, क्योंकि इस नियम में यही मेन है। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं। अगर आप किसी सेल में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, अर्थात लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा उससे बेटा हम धनात्मक लेंगे। ठीक बच्चों, और इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए आप उल्टा जा रहे हैं, अर्थात धन टर्मिनल से किधर बच्चों, ऋण टर्मिनल की ओर, तब जब हम लेंगे सेल का विद्युत वाहक बल वो क्या होगा बेटा, ऋणात्मक। फिर सुना दें आपको, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में धनात्मक लेंगे, और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाते समय E की वैल्यू को ऋणात्मक लेंगे। ये हो गया बेटा विद्युत वाहक बल के संबंध में। ये पहला स्टेप है, ध्यान रहे आपको, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। स्टेप 1 ये बताता है कि अगर आप सेल में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहे हैं तो E धनात्मक होगा। उसके विपरीत अगर आप हाई से लो जा रहे हैं तो E की वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक। ये स्टेप 1 था बच्चों। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 ये बता रहा है कि अगर I और R के गुणनफल से वोल्टेज मिल रहा है, तो बेटा ध्यान देना है कि लूप और धारा एक ही दिशा में होने पर, ध्यान रहे I R तथा लूप एक ही दिशा में अगर होगी, एक ही दिशा में यदि होगी, तो ऐसी स्थिति में होगी, तो ऐसी स्थिति में आई आर के गुणनफल से, ऐसी स्थिति में आई आर के गुणनफल से जो भी वैद्युत विभवांतर प्राप्त होगा, प्राप्त विभवांतर जो होगा बच्चा वो हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। आई आर की दिशा में अगर लूप है तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक।
इसके विपरीत अब यही उल्टा कि अगर आई आर तथा लूप, जो हमने लूप बनाया है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, विपरीत दिशाओं में अगर होते हैं, विपरीत दिशा में हो तो ऐसी स्थिति में आई आर से प्राप्त वोल्टेज या विभवांतर धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाए बेटा? धनात्मक लिया जाता है। हाँ बच्चों, किरचॉफ के द्वितीय नियम में मेन यही दो लाइनें हैं। पहला कि आप ऋण टर्मिनल से धन यानी लो से हाई जाएंगे तो आप ई को पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, अगर इसी को उल्टा आप आ गए, हाई से लो गए तो ई निगेटिव होगा। सेकेंड स्टेप बेटा ये है कि अगर आई और आर के गुणनफल से आपको वोल्टेज मिल रहा है तो ध्यान रहे बच्चों, आई आर की वोल्टेज में जो डेल्टा वी मिलेगा उसमें अगर लूप और वोल्टेज एक ही, आई आर और लूप एक ही दिशा में होंगे तो ऐसी स्थिति में आई आर से प्राप्त विभवांतर क्या होगा? माइनस। और अगर आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आई आर के गुणनफल से जो भी वोल्टेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? धनात्मक। हाँ बच्चों, आइए इसी लूप में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप लूप की दिशा में चल रहे हैं। मान लेते हैं बेटा जो एक बंद परिपथ आपका या बंद लूप है वो है बेटा, यहाँ शुरू किया ए बी सी डी ए, एक लूप बंद हो जाएगा आपका ए बी सी डी ए में। अगर हम लगाएं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम यही कह रहा है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से अगर हम आते हैं, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल, तो वो ये रहा बच्चों। क्या? आइए देखते हैं, यहाँ से चले आई और R1 मिला तो बेटा देख लो, आई का डायरेक्शन ये है, लूप का डायरेक्शन भी यही है। लूप और धारा एक ही दिशा में बह रही है, इसलिए आई R1 का जो भी गुणनफल लेंगे वो बेटा हमने अभी नियम बताया वो कैसे क्या लेंगे? माइनस। एक ही दिशा में होगा तो क्या लेना है? आई आर माइनस में। ठीक, किरचॉफ के वोल्टा का नियम यही है, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू 0। ये विशेष ध्यान रहे। अब आओ बच्चा, आइए यहाँ दिखाते हैं एक बार स्पष्ट अक्षरों में कि समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर आई। और देखो बेटा, ये अब यहाँ चलते हैं। हमने अभी आप बताया था कि आई R1 एक ही दिशा में है लूप के, तो इसलिए दोनों क्या लेंगे बच्चों? ऋणात्मक, यानी आई R1 माइनस में होगा। फिर आते हैं बेटा, इधर आते हैं, यहाँ आई और R2 से भी वोल्टेज मिलेगा। देख लो बेटा, धारा और लूप एक ही दिशा में है, फिर क्या होगा? माइनस। तो आई R2 भी क्या होगा? माइनस। यहाँ चलते हैं बेटा, देख लो नियम बताए थे कि लो वोल्टेज से हाई जाएंगे तो आपको ई क्या लेना है? धनात्मक। तो ई हमारा पॉजिटिव हो गया। फिर बेटा आए यहाँ आई R3, देख लो लूप ऐसे ही जाएगी तो धारा भी इधर जा रही है, इसलिए फिर वही लेंगे क्या? आई R3 ऋणात्मक। अब यहाँ आए बेटा, देखो लो वोल्टेज से हाई तो E2 क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अब ये हो गया किरचॉफ के प्रथम नियम का अनुप्रयोग। आप चाहें बेटा यहाँ कॉमन लेके कुछ दिखा सकते हैं। ये तीनों ऋणात्मक है, इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक होगा, अर्थात आप लेंगे तो बाईं साइड क्या बचा बेटा? E1 प्लस E2, और ये तीनों उधर गए तो आपके तीनों धनात्मक हो जाएंगे। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हाँ बच्चों, अब आप यहाँ लिख सकते हैं या E1 प्लस E2, कॉमन दिख रहा है I, तो बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ बच्चों, ये रहा किरचॉफ के प्रथम नियम का द्वितीय नियम का स्पष्ट व्याख्या। फिर से बता दें बेटा, आप द्वितीय नियम जब भी यूज करेंगे, सबसे पहले किसी एक सेल से वैद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे, उसके पश्चात बेटा सेल में चाहे 1000 सेलें जुड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं बेटा, आप लूप का चयन करेंगे। विशेष ध्यान रहे, लूप उसी दिशा में चुनिए जिधर आप सेल धारा प्रवाह करा रहे हैं। फिर बेटा उसके बाद ध्यान रहे, सेकेंड स्टेप बताते हैं। यहाँ से स्टेप 1 में पहले अगर आप लो से हाई गए, यानी आप ऋण टर्मिनल से धन की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत भाग बल धनात्मक होगा, और उसी के विपरीत आएंगे तो ऋणात्मक होगा।
आई आर से जो डेल्टा वी मिलेगा अर्थात वोल्टेज वो लूप और एक ही दिशा में होंगे तो ऋणात्मक, इसके विपरीत अगर रहेंगे तो क्या होंगे धनात्मक, जैसा कि हमने आपको चित्र में समझाया है। ये रहा बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम की स्पष्ट व्याख्या। आइए इनके इसी नियम का प्रयोग करेंगे और आपको हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का व्याख्या कराएंगे और डेरिवेशन कराएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम और प्रथम नियम का प्रयोग करके। ठीक बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत समझाते हैं। हाँ तो बच्चों, आइए किरचॉफ के नियम को पढ़ने के बाद आइए बेटा हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पढ़ते हैं। उसके बाद किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके इनके सिद्धांत का निगमन करते हैं। बेटा ये यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, तो देखिए पहले हम आपको व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत समझाते हैं। क्या कहा बेटा, किरचॉफ के बाद व्हीटस्टोन ने 4 या 4 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसको नाम दिया गया व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। इस सिद्धांत बेटा इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इन्होंने बेटा बताया कि जो 4 या 4 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाए कैसे बेटा, किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न क्रमागत संलग्न भुजाओं से। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए इनका नियम क्या है। इनके अनुसार बेटा ध्यान दीजिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, इस सिद्धांत के अनुसार यदि 4 प्रतिरोधों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो संतुलन की स्थिति में या शून्य विक्षेप की स्थिति में, अभी बच्चों बताते हैं कि शून्य विक्षेप क्या होता है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज जीरो डिफ्लेक्शन। आइए बच्चों से क्या कहा इन्होंने बेटा कि शून्य विक्षेप की स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात R1/R2 बराबर R3/R4, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 बराबर R3/R4। हाँ बच्चों, इस सिद्धांत को हम लोग किरचॉफ के नियम से स्पष्ट करेंगे और उससे निगमन करेंगे। और पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में आपके यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चे विशेष ध्यान दें कि ये बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन बच्चों विशेष ध्यान रहे कि इस नियम में मेन चीज़ ये है संतुलन की स्थिति या शून्य विक्षेप। तो आइए बच्चों हम आपको संतुलन की स्थिति समझाते हैं। अगर आप व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में बेटा जो परिपथ होता है उनके विकर्ण के बीच, अगर आप विकर्ण के बीच कोई धारा मापी जिसको हम अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं जोड़ें, और अगर उसकी सुई में जब विक्षेप नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में वो संतुलन कहलाया, संतुलन की स्थिति में कहलाएगा या शून्य विक्षेप कहलाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किरचॉफ का नियम लागू नहीं होगा। हाँ बच्चों, एक बार फिर सुन लें, संतुलन की स्थिति का अर्थ है कि धारा मापी यानी विकर्ण के बीच में जो हम गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे उसमें विक्षेप न हो, अर्थात उसमें धारा प्रवाह न हो। बच्चों एक बार आपको बता दें कि धारा प्रवाह कब नहीं होगा, जब आप धारा मापी के दोनों सिरों पर वोल्टेज बराबर देंगे तब, या धारा मापी के दोनों सिरों के वोल्टेज का जो अंतर हो वो 0 होगा, तब जाके संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। हाँ बच्चों, तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत यही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसी सिद्धांत को किरचॉफ के नियम के सिद्ध करेंगे। अच्छा आइए एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, तब हम आपको किरचॉफ के नियम से इन्हीं के सेतु सिद्धांत नियम को स्पष्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों आइए किरचॉफ के नियम के सहायता से हम लोग व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, ये डेरिवेशन 3 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, विशेष ध्यान रहे बच्चा। तो बेटा देखते हैं, यहाँ हमने एक सेतु सिद्धांत बनाया है, ये समांतर चतुर्भुज है MNPQ। हाँ बच्चों, जिसमें हमने 4 प्रतिरोध जोड़े हैं बेटा, R1, R2, R3 और R4। इसके बीच बेटा हमने विकर्णों के मध्य एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है जिसको आप धारा मापी कहते हो। यहाँ बेटा शून्य विक्षेप दिखाया गया है, अर्थात धारा मापी के तार के दोनों सिरों का जो वोल्टेज है समान है, अर्थात धारा प्रवाह अगर हम कराएंगे बेटा तो इस सिर परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा, अर्थात गैल्वेनोमीटर में जो तार जुड़ा है उसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। कारण क्या है, अगर इधर धारा प्रवाह होगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, अर्थात इसकी सुई घूमने लगेगी, अगर इसकी सुई घूमेगी तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत नहीं लगेगा।
यानी संतुलन की स्थिति होना जरूरी है। हाँ बच्चों, तो किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको हम देते हैं यहाँ से सेल जुड़ा बेटा, सेल के ऋण टर्मिनल से कहाँ जाना है धारा, धन टर्मिनल की ओर। आइए, ये ऋण ये धन, तो ऋण से धन की ओर मान लीजिए हमने आई एम्पेयर करंट दिया है। अब यहाँ से चले बेटा टी पे पहुँचे, यहाँ तो कोई जंक्शन है नहीं। जंक्शन का अर्थ तिराहा या चौराहा, यानी 3 रास्ते 4 रास्ते मिलते हैं तब जंक्शन होता है। यहाँ 2 ही है इसलिए ये जंक्शन नहीं है। टी से धारा होते हुए कहाँ पहुँचे बच्चों, एम पर। एम पर जैसे ही पहुँचेगा धारा, यहाँ इसको तिराहा मिलेगा अर्थात जंक्शन मिलेगा, तो कन्फर्म धारा बदलेगी। मान लेते बेटा अगर यहाँ जाने वाली धारा I1 है और नीचे जाने वाली धारा कितनी है, I2। तो आइए इस धारा को आगे बढ़ाते हैं, I1 को ले चले, फिर यहाँ जंक्शन तो है लेकिन ये शून्य विक्षेप पे है इसलिए नीचे की ओर धारा प्रवाह नहीं होगा, अर्थात यहाँ जुड़े गैलोमीटर से इस धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी धारा यहाँ वापस पहुँचेगी इसमें बेटा। तो यहाँ से अगर I1 करंट आ रहा है तो I1 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से I2 ले आए तो बेटा ये जंक्शन में फिर नहीं जाएगा, यहाँ आएगा कितनी धारा बेटा, I2। अब लास्ट में यहाँ I2 आते हुए वापस, हाँ किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि जितनी करंट आ रही है उतनी ही वापस जाएगी। यहाँ से कितनी करंट गई थी बेटा, I, तो वापस I किसके बराबर होगा, I1 + I2, यानी वापस कितनी धारा हमको मिलेगी, I। हाँ बेटा ये रहा आपके किरचॉफ के नियम से धारा का प्रवाह। अब आते हैं बेटा द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। लूप बना के हम दोनों बंद परिपथों में वैद्युत धारा और वोल्टेज दोनों को मापते हुए किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे और व्हीटस्टोन से सिद्धांत का निगमन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ 2 लूप दिख रहा है, इसलिए हम लूप को करंट की डायरेक्शन में लेते हुए, जैसे अभी हमने बताया था, ये मान लीजिए पहला लूप। इसी प्रकार बेटा यहाँ हम बनाते हैं दूसरा लूप, ये रहा दोनों लूप। बेटा लूप का डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज लिया है, क्यों, क्योंकि धारा प्रवाह हमने क्लॉकवाइज किया है। हाँ बच्चों आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको पहला लूप दिखाते हैं, MNQM। पहले बंद लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे बेटा, किरचॉफ का नियम, कौन सा नियम, वोल्टता का। तो किरचॉफ की वोल्टता के नियम से, अर्थात द्वितीय नियम भी आप कह सकते हैं, वोल्टता के नियम से क्या बच्चा, किसी बंद पास या लूप से होकर गुजरने वाले समस्त वोल्टेज का जो बीजगणितीय योगफल होता है बच्चों, कितना होता है, 0। ओके, आइए सिग्मा डेल्टा V बराबर कितना है बेटा, 0। तो आइए पहला बंद परिपथ हम लेते हैं, बंद लूप कहें चाहे बंद पास कहें चाहे बंद परिपथ कहें, बंद लूप लेते हैं बेटा MNQM, MNQM में। हाँ बच्चों, तो आइए चलते हैं यहाँ से, एम से चले I1 और R1। देखिए बच्चों लूप और धारा एक ही दिशा में है, इसलिए अभी हमने बताया था किरचॉफ के नियम में कि अगर लूप और धारा एक ही दिशा में हो तो जो वोल्टेज मिलेगा वो ऋणात्मक होगा। हाँ बच्चों, तो I1 R1 हमको क्या मिलेगा बेटा, ऋणात्मक। ठीक, अब आते हैं बेटा यहाँ चले, अब देख लो इसमें भी अगर यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, इधर वापस आ रहे हैं, देख लो करंट इधर है, करंट नीचे की ओर जा रही है, लूप हमारा यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। इस स्थिति में I1 R3 जो लेंगे बेटा वो पॉजिटिव होगा। रीजन पूछिए क्यों, तो आप बता सकते हैं कि I1 I2 और R3 I2 मल्टीप्लाई कितना, R3, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा ये पॉजिटिव। अब बेटा जहाँ चले थे वापस यहाँ आए, क्या इसमें कोई सेल जुड़ा है, नहीं, इसलिए यहाँ वोल्टेज कितना दिखाएंगे, 0। अब बेटा ये माइनस है, इसको इधर करें तो प्लस, तो आप लिख सकते हो कि I2 R3 बराबर I1 R1। हाँ बच्चों, अब इसको आप इधर ले आ सकते हो, इसको नीचे ले आ सकते हो, अर्थात I2/I1 जो होगा बेटा वो हो जाएगा R1/R3। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आते हैं बेटा दूसरा लूप लेते हैं, बंद लूप MPQN। दूसरा इसी प्रकार दूसरा बंद लूप, इसी प्रकार बंद लूप
या बंद परिपथ आप कह सकते हैं, एन पी क्यू एन में किरचॉफ के वोल्टता नियम से यानी केवीएल नियम से, फिर वही नियम बेटा कि सिग्मा डेल्टा वी बराबर 0। हाँ बच्चों, सिग्मा डेल्टा वी बराबर कितना 0। सिग्मा डेल्टा वी के लिए हमने बताया, आइए I1 R2 ये दोनों देख लीजिए, लूप यही लूप है, लूप इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा दोनों, इसलिए बेटा हम जो करंट I1 और प्रतिरोध R2 लेंगे इनका गुणनफल माइनस में होगा। यहाँ आते हैं, देखो बेटा करंट जा रहा ऊपर, लूप कहाँ जा रहा है नीचे, इसलिए यहाँ जो करंट लेंगे वो धनात्मक क्योंकि विपरीत है, तो I2R4 इज इक्वल टू 0। फिर बेटा ये माइनस में इधर क्या होगा प्लस, यानी आपको I2R4 बराबर मिलेगा I1R2। बेटा इसको इधर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो I2/I1 जो होगा वो होगा R2/R4। ये क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और 2 में, फर्स्ट और सेकंड में आपका बायां पक्ष बराबर है, इसलिए समीकरण का दायां पक्ष भी बराबर होगा। हाँ बच्चों, एकदम पहुंच गए हम लोग नियम पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना करा देते हैं, कंपेयर कराइए, आपके सामने किरचॉफ का नियम स्पष्ट होगा, प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, तुलना करने पर आपको मिलेगा R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। हाँ बेटा, ये रहा किरचॉफ के नियम से वीटस्टोन से सिद्धांत का निगमन, ये हो गया बेटा प्रूव्ड। ओके बच्चों, ये बेटा यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रहे, एक बार आपको हम फिर मेंशन कर देते हैं, बड़ा ही आसान है। ये बेटा एक लूप पहला जिसका नाम हमने बनाया है, क्या नाम दिया बच्चों, MNQM, और दूसरा लूप बेटा इसी बगल में NPQN। इन दोनों लूपों में हमने किरचॉफ का नियम लगाया। वोल्टा का नियम क्या है बच्चों, यही है कि समेशन डेल्टा V इक्वल टू कितना होता है 0। तो बंद लूप में आए बेटा I1R1, ये दोनों लूप के डायरेक्शन में था, माइनस में होगा। इधर लौटे बेटा, यहाँ से नीचे की तरफ जब गए तो धारा नीचे की ओर आ रही है, लूप ऊपर जाना चाहिए क्योंकि क्लॉकवाइज है, ऐसे जाएगा, तो करंट ऊपर है, करंट नीचे की ओर है और लूप कहाँ जा रहा है बेटा ऊपर की ओर, इसलिए यहाँ क्या होगा ये धनात्मक, इसको माइनस था इधर प्लस किए, I2/I1 मिल गया। ठीक इसी प्रकार बंद लूप दूसरा लिए, यहाँ भी ठीक वही नियम लगाया हमने और आपको सिद्ध किया कि R1/R2 बराबर R1/R3 बराबर R2/R4। ये किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग है। क्या करने बेटा, वीटस्टोन से सिद्धांत के निगमन में। बेटा ये यूपी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और आता है, ध्यान रहे विशेष रूप से इसको आप अच्छे से समझ लें। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे आप जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे।